बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे की गूंज अब सत्ता के गलियारों में सुनाई देने लगी है। जो कभी सोचा ना था बीजेपी ने, वो परिणाम सामने आ गया। कांटे की टक्कर तो दूर, जो जीत का मार्जिन प्रशांत किशोर ने दिखाया है, उसने बीजेपी के खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है और साथ ही बेचैनी बढ़ा दी है सरकार के अंदर मौजूद लोगों की। क्योंकि अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं और खास तौर से जिस तरीके से चीजें निकल करके सामने आ रही है, यहां तक कि अनंत सिंह, जेडीयू के कद्दावर नेता, उन्होंने भी कह दिया कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो आज चुनाव परिणाम कुछ और होता। तो क्या ये माना जाए कि जेडीयू भी ये मानकर बैठी है कि सम्राट चौधरी अगर नहीं होते तो शायद बीजेपी एक और विधायक बना पाती। अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर की यह जीत क्या वाकई सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ाने वाली है? क्या वाकई अब नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोचने लगी है बीजेपी? क्या वाकई सम्राट चौधरी का कद घटने लगा है? इसी पर बातचीत होगी आज के हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सुरजीत जी। तो दीपक जी, क्या ये माना जाए कि ये जीत की गूंज जो है, जो प्रशांत किशोर ने हासिल की है, ये गूंज अब सत्ता के गलियारे में गूंज रही है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इसका प्रभाव अब सरकार और यूं कहें कि सत्ता के संतुलन पर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल सुरजीत जी, देखिए बांकीपुर जो सीट थी, बांकीपुर सीट कहीं ना कहीं बांकीपुर सीट की आज चर्चा केवल बिहार में नहीं पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में और वहां भी गूंज बांकीपुर उपचुनाव की हो रही है। इसके अलावा दो और उपचुनाव हुए थे लेकिन वहां की बातें नहीं हो रही है। गुजरात में जहां बीजेपी जीती है और दतिया में जहां एक और जगह भाजपा हारी है, मध्य प्रदेश के दतिया में, वहां भी बड़े मार्जिन में हारी। लेकिन पूरी जो बातें हो रही है वो बांकीपुर सीट की हो रही है। बांकीपुर सीट क्यों हो रही है? एक बड़ा कारण यह है कि ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। ये वो सीट रही है जहां बीजेपी ने अपना पूरा लाव लश्कर उतार दिया था। ये वो सीट रही है जहां पर जो जन स्वराज पार्टी की जो संस्थापक थी, जो पिछले 3.5 सालों से पद यात्राएं कर रहे थे, पिछले विधानसभा चुनावों में बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गए थे, बुरी तरह से हारे थे। उनके 300 मतलब 200 कितने विधायक जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उनकी जमानतें जब्त हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपना जो प्रोसेस था वो प्रोसेस लगातार जारी रखा और आप देखिए उन्होंने जो डायरेक्ट हिट किया था, उन्होंने बिहार के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगातार पहले दिन से निशाना साधा था। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पहले डिप्टी सीएम बनाए जाने पर और बाद में सीएम बनाए जाने पर वो लगातार अपनी जो 30 दिनों की इनकी आखिरी की जो चुनावी सभाएं थी, चुनावी रैलियां थी, उनमें ये जो बांकीपुर की जनता से कनेक्ट कर रहे थे, तो वो लगातार ये बातें कह रहे थे कि देखिए ये चुनाव जो है कोई एक विधायक के जीतने का नहीं है, ये कोई नाले खड़ंजे बनवाने का कोई चुनाव नहीं है। वो लगातार ये कह रहे थे कि मुझे कोई पट्टे नहीं लेने, इसलिए मैं विधायकी का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे ये चुनाव इसलिए लड़ना है क्योंकि पूरी बिहार की जनता ने 202 विधायकों के साथ एनडीए को दिया। उस एनडीए में नीतीश कुमार भी थे और नीतीश कुमार के चेहरे पे वो मैंडेट दिया। वो लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि वो जो मैंडेट था वो नीतीश कुमार के लिए दिया गया था। भाजपा ने अपना एक कैंडिडेट उतारा, लेकिन भाजपा ने अपना कैंडिडेट वो लगातार सम्राट चौधरी की जो ओवरऑल छवि है उस पर डेंट मारते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि एक दागी छवि का जो नेता था, जिस पर बहुत संगीन अपराध लगे हुए हैं, जिसकी जो शैक्षिक जो योग्यताएं हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे शख्स को बीजेपी ने उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जो पहले से बहुत ही पिछड़ता जा रहा है। एक ऐसा नेता कैसे पलायन को रोकने की व्यवस्था बना पाएगा? एक ऐसा नेता कैसे निवेश के लिए नई व्यवस्था लेकर आ पाएगा? एक ऐसा नेता कैसे बिहार में शिक्षा की उन्नति पर बात कर पाएगा, जिसकी अपनी शैक्षिक जो गुणवत्ता है, जो योग्यता है, उस पर सवाल उठते आ रहे हैं। बांकीपुर में लगातार अपने कैंपेन में उन्होंने नीरज सिन्हा पर कभी टिप्पणी ही नहीं की, जो उनके प्रतिद्वंदी कैंडिडेट थे बीजेपी के। वो लगातार ना उन्होंने मोदी पे कोई कमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट तो अलग बात है, ना ही उन्होंने कोई अमित शाह पर बात कही,
लेकिन उनका सीधा निशाना केवल और केवल पहले दिन से और आखिरी दिन तक केवल सम्राट चौधरी थे। वो सम्राट चौधरी को बिहार की सत्ता से हटाने के लिए, बिहार की सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए लगातार अपनी बातें कहते नजर आ रहे थे। वो ये तक कह रहे थे कि भले ही आप कुशवाहा समाज का ही, अगर आप सियासी समीकरण बनाना ही चाहते हो, आप कुशवाहा समाज का ही नेता बनाइए, पर ऐसा नेता बनाइए जो बिहार के सीएम पद की उस गरिमा पर फिट बैठता हुआ नजर आता। हालांकि साथ साथ वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि अब ये फ्री विज वाली, ये जाति वाली, ये फ्री के अनाज वाली जो राजनीति है, अब बिहार से इस राजनीति को हटना भी चाहिए, क्योंकि ये बिहार में कहीं ना कहीं बिहार की उन्नति में ये बैरिकेडिंग के तौर पर नजर आ रही। तो देखिए, जो प्रशांत किशोर लगातार बातें कह रहे थे और जो बातें वो पिछले विधानसभा चुनावों में भी कहते नजर आ रहे थे कि बिहार को अगर उन्नति के पथ पे लाना है तो अब कुछ प्रो लोगों को आगे आना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों को सरकार में जुड़ना पड़ेगा जो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट को देखें, अलग अलग मंत्रालय को देखें, अलग अलग विभागों में काम करें और उन्नति का एक एटलीस्ट एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट जो वो सरकार के सामने रखें। शुरुआती दिनों में बिहार में ये चीजें नजर भी आई। कई नेताओं ने पर्यटन से लेके, शिक्षा से लेके, कई अन्य जो विभागों के मंत्री हैं वो लगातार अपना ब्लूप्रिंट लेकर आए भी, सामने भी आए। लेकिन अगर आज हम 6 महीने बीत जाने की बात करें कि 6 महीने बाद क्या हुआ, तो देखिए 6 महीने बाद हुआ वही है कि 6 महीने पहले जिस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान के मंत्री जो थे, जो दावा ठोक रहे थे कि बस हमें 3 से 5 महीने का समय दीजिए, हम बिहार में चीनी मिलों का ऐसा कायाकल्प कर देंगे। आज 6 महीने बाद उन्हें फिर से सरकार के सामने गुहारी लगानी पड़ रही है कि थोड़ा सा सरकार भी इस और नई दिशा में देखे, प्रो होते हुए नजर आए। तो हम ढक के 3 पात वहीं खड़े हैं और यही बात लगातार सम्राट चौधरी, माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर कहते आ रहे हैं सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कि बिहार का जब एक मुखिया ही आपने ऐसा दे दिया जो कमजोर है तो पूरी सरकार ही कमजोर नजर आएगी। और वो लगातार सम्राट चौधरी पर ही अपना निशाना लगा रहे हैं और सम्राट चौधरी को ही कुर्सी से हटाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात तय है कि प्रशांत किशोर का आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर जो है वो और मुखर तरीके से और बड़े मुद्दों के साथ, क्योंकि अब वो सदन में भी दाखिल होंगे और आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष के लिए इनका अकेले ही खड़े हो जाना कहीं ना कहीं एक संकट की बात तो नजर आई। हाँ, देखिए अब देखिए इसमें जो चुनाव प्रचार इनका चल रहा था प्रशांत किशोर का, उस दौरान मतलब जब से ये कैंडिडेट बने जनसुराज पार्टी के बांकीपुर में, तब से उन्होंने 2 बातें बहुत प्रमुखता से रखी। अब इसे अति आत्मविश्वास कहें, उस वक्त हम लोग तो यही कह रहे थे कि ये जो भी चुनाव परिणाम होगा वो सम्राट चौधरी के लिए लिटमस टेस्ट होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं जीतूंगा तभी जब बीजेपी का कोर वोटर जो है वो मेरे साथ खड़ा होगा। अब आज जब वो जीत गए हैं तो उनकी दोनों बातें जो चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे अब आगे आकर के बोल रही हैं। दोनों ही बातें क्या वाकई लिटमस टेस्ट में फेल हो गए सम्राट चौधरी, और क्या वाकई बीजेपी का कोर वोटर जो है उसका मोह भंग बीजेपी से हो गया। ये दोनों ही बातें जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी वो अब सामने आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि वाकई लिटमस टेस्ट पेपर जो है, लिटमस पेपर टेस्ट जो है उसमें वो फेल हो चुके हैं सम्राट चौधरी। इन पे से बहुत ज्यादा खास करके बांकीपुर की बात करें, शहरी इलाका है, प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जातीय समीकरण के आधार पर वोट नहीं दिया, ये भी साबित हो गया। तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर? और दूसरा, क्या सम्राट चौधरी के कारण ही जो बीजेपी का वोट बैंक है वो छिटक करके प्रशांत किशोर के पाले में चला गया? नहीं, देखिए मुझे इस बात पर इतना यकीन नहीं होता कि केवल सम्राट चौधरी के चलते ही जो श्रवण वहां का जो कैस वोट था, इवन वहां का जो मुस्लिम वोट था, उस इलाके का जो मुस्लिम वोट था वो इनके साथ जुड़ा है। भाजपा के हार के अपने कुछ निजी कारण रहे। अगर उन कारणों को गिनाया जाए तो उसमें एक कारण ये आता है कि लगातार एक ऐसी शख्सियत जो प्रशांत किशोर, जो बिहार में लगातार बहुत ही क्या कहते हैं विजन को लेके जिनके बारे में चर्चाएं होती रही, बात होती रही। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भी आपने देखा होगा कि इनका जो कैंपेन था वो कैंपेन लोगों ने बहुत पसंद किया। ये जो बातें कह रहे थे उन बातों को युवाओं से लेके, बुजुर्गों से लेके, महिलाओं से लेके पूरी बिहार की जनता ने उसे ऑन किया कि इनकी बातें बहुत अच्छी हैं,
लेकिन उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि वोट के पीछे बहुत सारे जातिगत समीकरण, बहुत सारे समीकरण काम करते हैं वोट में कन्वर्ट होने में। अब यहां क्यों वोट में कन्वर्ट हुआ उसको आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भाजपा की जो सबसे बड़ी चूक हुई, वो चूक ये रही कि उन्होंने यहां प्रशांत किशोर जैसी शख्सियत के सामने जो कैंडिडेट सामने खड़ा किया, वो इतना इतना हल्का हो गया कि बाजी वहीं पलट गई। उन्होंने पहले अभिषेक बंटी को रखा था, जिनका नाम वापस लेना पड़ा, वो भी एक सेटबैक लगा। उसके बाद इन्होंने नीरज सिन्हा को रखा। नीरज सिन्हा की भाजपा की ज्वाइनिंग और इनकी जन्म की जो डेट लिखी थी, उस पर भी इन्होंने डेटा स्टैटिक्स में भाजपा बहुत बड़ी मात खा गई। हालांकि इन्होंने प्रशांत किशोर टीम ने या किसी अन्य दल ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन पहली चीज ये आई कि जो कैंडिडेट सामने रखा वो बहुत ही हल्का था। इसके चलते पूरी इलाके में, पूरी पार्टी में एक अंतर्कलह पैदा हुआ और ये बात सबको पता थी। और यही कारण था कि सम्राट चौधरी ने ये निर्देश दे दिए अपने सभी विधायकों को कि आप सब शाम को जाके बांकीपुर में, क्योंकि बांकीपुर पटना में ही है और पटना विधानसभा की जो पटना जो उसके इलाके की जो सीटें हैं वहां से विधानसभा बहुत पास है, तो कि सब 2 घंटे शाम को जाके वहां पे कैंपेन करें। भाजपा ने अपने सारे हथकंडे अपनाए कि जो उनसे चूक हो गई है। पहला, कैंडिडेट के चयन को लेके। दूसरा, आप अगर उसको पूरे दूसरे नजर से देखें, आप पन्ना प्रमुख वाली बीजेपी जो पार्टी थी, वो आखिर बूथों पर इतनी बड़ी मात कैसे खा गई? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व के जो काम थे वहां हमने लगातार, हमारे रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट दी, हमारी जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनके माध्यम से जो जानकारी सामने आई, उसमें यह था कि 30 साल होने के बावजूद भी वहां कुछ बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। वहां ड्रेनेज की बड़ी समस्या है, सड़कों की और बड़ी समस्या, और भी बड़ी छोटे छोटे ऐसे मुद्दे थे जिनको 30 साल से अगर भाजपा की वहां सरकार थी तो वो इलाका पूरा चमकना चाहिए था, लेकिन उस तरह से चमकता हुआ नजर नहीं आया। प्रशांत किशोर लगातार अपने जो कैंपेन था, उस कैंपेन में 3 बातों को कहते हुए नजर आ रहे थे। पहला, उन्होंने कहा कि बिहार में जो सीएम है वो बहुत अच्छा सीएम हो सकता था, जो बिहार को बहुत आगे ले जाए, लेकिन वो आगे नहीं ले जा पाया। दूसरा, इनकी जो जीत का एक कैंपेन उन्होंने बनाया, हालांकि वो अभी जो डायलॉग है, वो से जो है वो विवादित है। वो कथित रूप से ही चल रहा है कि भाजपा के किसी नेता ने कहा कि अगर वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देते तो वो जिता लेते। हालांकि इस नैरेटिव को सेट कर प्रशांत किशोर वोटों को कन्वर्ट करने में पूरी तरह से सफल हो गए। लेकिन क्या ये कहा था? अगर ये कहा था, नहीं कहा था, ये अभी विवाद का बात नहीं है। लेकिन बांकीपुर की वो जनता, क्योंकि आपने भी कहा कि बांकीपुर की जो जनता है वो शिक्षित जनता है, वो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों का एक एरिया है, वो ऐसे संभ्रांत लोगों का एरिया, मध्यवर्गीय परिवार के लोगों का एरिया है, जहां लोगों की शैक्षिक सोच, जो एक वैचारिक जो सोच है, वो फ्री बीज वाले मोड के लोग नहीं है। वो चीजों का तुलनात्मक अध्ययन जो है बड़े अच्छे से कर पाए, और उन लोगों को ये साफ साफ नजर आया कि एक ऐसा शख्स, हम नीरज सिन्हा के बारे में, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में कोई ऐसा दोषारोपण नहीं करने जा रहे, लेकिन उनको एक परिपक्व नेता होने में अभी समय लगेगा। और प्रशांत किशोर जैसे नेता के सामने जब उनकी छवि का बैलेंस किया गया तो वो बहुत नीचे आए, क्योंकि वो जनता के बीच जाके अपनी बात सही से नहीं रख पाए, वो इवन बोल तक नहीं पा रहे थे। उन्होंने खुद नितिन नवीन के बारे में जो अपने इनिशियली कमेंट्स दे दिए, वो बहुत विवादित हो गए। उसके बाद ये भी देखा गया कि पार्टी के बड़े नेता जो थे, वो रैलियों के दौरान, जनसभाओं के दौरान, इवन आते जाते जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रही थी तो उनका मुंह अपनी तरफ कर दे रहे थे, ताकि वो कोई कच्चा बयान ना दे। ये लगातार ऐसी अवस्था बनी कि बांकीपुर की जनता ने इस बार चुना कि वो अपने लिए एक शिक्षित, एक भरोसेमंद, एक ऐसा नेता चुने जो विपक्ष में रह के भी सारे काम करवा सकेगा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के। लगातार पिछले दिनों ये बात कही जा रही थी कि भाई अमूमन सत्ता के साथ ही, उपचुनावों में सत्ता के साथ ही लोग जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह की बात सोचते हैं कि अगर हम सरकार से तर जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे इलाके का जो वहां के विकास के काम है वो प्रभावित हो, और अमूमन होता भी ऐसा। लेकिन प्रशांत किशोर जैसी शख्सियत के सामने ये चीज बहुत गौण हो गई थी। लगातार ये मुद्दे उठते रहे कि भाई प्रशांत किशोर के सामने, जैसे नाम आया था अजय आलोक का, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसा कोई कैंडिडेट, ऐसा कोई कद्दावर नेता अगर खड़ा बीजेपी करती, मुझे नहीं लगता कि वो हारते। लेकिन क्योंकि ये, जैसा प्रशांत किशोर खुद कह रहे थे, ये सरकार के हिलाने की कोई उपचुनाव नहीं था कि एक सीट से अगर भाजपा हार जाती तो वो भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो हिल जाती। लेकिन प्रशांत किशोर जैसा कह रहे हैं कि ये चुनाव
ये चुनाव केवल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को एक बड़ा संदेश देने के लिए लड़ा गया था कि आपको बिहार का सीएम बदलना है। और ये नैरेटिव, इस तरह का जो नैरेटिव था, प्रशांत किशोर अपने कैंपेन में जिस तरह से बात कर रहे थे, वो बातें प्रभावित कर गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा के लिए एंटी इनकम्बेंसी वाला रोल था, ऐसा नजर नहीं आता है। भाजपा के वोटर आज भी साथ है, लेकिन क्योंकि जो बांकीपुर सीट है, आपने भी कहा कि वो पढ़े लिखे लोगों की है, वहां उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए ये ज्यादा बेहतर समझा कि नीरज कुमार से ज्यादा बेहतर है एक शिक्षित आदमी को, एक ऐसे आदमी को जो आने वाले समय में अब विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा बनता हुआ नजर आएगा। उस ऐसे आदमी को अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा करेंगे तो ना केवल ये बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा, बल्कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी अच्छा होगा, वो वहां के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और यही प्रशांत किशोर कहते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन भाजपा के वोटरों ने मुझे वोट दिया उनका आभार, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया मैं उनके लिए काम करूंगा, उनके लिए मैं वो एक ऐसा नेता बनकर साबित होऊंगा कि जो ये बोलेंगे कि हाँ, हमारा नेता अगर कोई होना चाहिए तो वो प्रशांत किशोर जैसा होना चाहिए। तो लगातार ये बातें कह रहे हैं और मुझे मेरे को ये नहीं लगता कि वो भाजपा के विरोध में इन्होंने वोट दिया है। मौके की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि पढ़ी लिखी तबका वहां था, उन्होंने अपने फायदे को देखते हुए प्रशांत किशोर को चुनना ज्यादा बेहतर समझा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि क्या प्रशांत किशोर वाकई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बातों को ही उठाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि इनका कद जो है किसी भी विधानसभा क्षेत्र से बड़ा कद है इनका। और ये माना जा रहा है कि अब आवाज ये उठाएंगे एक विपक्ष के नेता के तौर पे, भले वो विपक्ष के नेता नहीं है, लेकिन वो आवाज उठाएंगे कि वे जीविका दीदियों तक ये जो लाख रुपए देने की बात थी वो कब तक पहुंच रही है। वो आवाज उठाएंगे कि भाई 29 गन्ना मिलों की जो स्थापना होने की बात थी वो कब होने वाली है। वो आवाज उठाएंगे कि जो 1 करोड़ नौकरी देने की बात की जा रही थी वो कब होगी। वो आवाज उठाएंगे कि जो पलायन है युवाओं का बिहार से वो कैसे रुकेगा। वो आवाज उठाएंगे कि बिहार में औद्योगिक क्रांति कैसे लाई जाए। तो एक ये बड़ी सोची समझी एक कह सकते हैं कि रणनीति भी तैयार थी। खास करके बांकीपुर की जो जनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ये सोचा कि भाई एक मजबूत, क्योंकि तेजस्वी यादव से बेहतर विपक्ष की आवाज प्रशांत किशोर बन सकते हैं, ये सोच जरूर रही होगी। लेकिन अब विधानसभा में जब इन मुद्दों पर प्रशांत किशोर बोलेंगे तो जाहिर सी बात है, भले वो एक इकलौते विधायक हैं अपनी पार्टी के, भले ही उनको आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन ना मिले विधानसभा में, लेकिन जो मांग वो सड़कों पर उठाते आए थे आज तक, वो अब विधानसभा में बोलते नजर आएंगे। यानी कि बांकीपुर की जो धमक है वो विधानसभा में भी सुनाई देने वाली है। जी बिल्कुल, सुरजीत जी, आपने भी बोला कि शायद इनका समर्थन करते हुए लोग ना नजर आए, दूसरे विधायक है, लेकिन मैं जिस नजरिए से देख रहा हूं, मैं आने वाले दिनों में बिहार की सियासत को जिस तरह से देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बिहार में विपक्ष के मुख्य इंजन अब प्रशांत किशोर ही होंगे और इनके पीछे चाहे वो राजद के डब्बे हों या किसी और दूसरे दलों के विधायक हों, वो सारे के सारे इनके पीछे जुड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास विजन है, लॉन्ग विजन है प्रशांत किशोर के पास वो राजनीतिक अनुभव है। भले ही उन्होंने दूसरे लोगों को अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पे पहुंचाने में बहुत सारे काम किए हों, दूसरे दलों के लिए उन्हें अर्श से फर्श पे पहुंचाया और अपने नेताओं को फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम लंबे समय से करते आ रहे हैं। उन्हें सियासत का पूरा काखागा पता है। अगर वो उस सियासत के काखागा को इंप्लीमेंट करने पर आ गए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 1 से 2 साल का समय दीजिए, आप देखिए केवल बांकीपुर की एक सीट से जन स्वराज पार्टी कैसे एक बड़े वृक्ष में तब्दील होती हुई नजर आएगी। और मुझे तो यह भी आशंका है, जिस तरह से राजद के भीतर एक घमासान मचा हुआ है, राजद के लोग लगातार टूटते नजर आ रहे हैं। अभी राजद के लोगों के जो भीतर जो लोग थे, जो नेता थे, जो पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ एक समस्या ये थी कि वो जिस विचारधारा से प्रेरित है, वो विचारधारा उन्हें एनडीए में नजर नहीं आती। और वो विपक्ष में अगर अपने लिए आगे का सियासी मैदान ढूंढे, अपने लिए कोई सियासी ठिकाना ढूंढे, तो वो कहां जाए? वो लेफ्ट पार्टियों में नहीं जा सकते, वो इसकी मुकेश सैनी की पार्टी में नहीं जा सकते, वो कांग्रेस में नहीं जा सकते। तो वो कुछ ऐसी ही विचारधारा सोच रहे थे कि जो प्रो हो, जिससे उनकी राजनीतिक छवि भी चमकती हुई नजर आए और उनका राजनीतिक आगे करियर भी हो।
तो मुझे इस बात की आशंका है कि कहीं आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि जन सुराज के साथ दूसरे दलों के नेता टूट टूट कर इनको ज्वाइन करते हुए नजर ना आए, क्योंकि इनका विजन है, इनके पास दूर का विजन है, इनको बिहार में को आगे ले जाने का इनके पास प्लान है, इनके पास बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स हैं, इनके पास आगे ले जाने की रणनीतियां हैं, और इन रणनीतियों के साथ ये अकेले ही बिहार विधानसभा में आने वाले दिनों में हंगामा मचाते हुए नजर आएंगे। ये सबको कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आएंगे, और बिहार के जो नेता लोग हैं, जो सो कॉल्ड अब तक केवल अपनी सीटों पर बैठे थे, और जो आला अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके बिहाफ पर अपनी नेतागिरी चमका रहे थे, ये उन सभी नेताओं का जीना मुश्किल करने वाले हैं। बहुत ही आक्रामक तरीके से ये अपनी राजनीति को आने वाले दिनों में लेकर जाने वाले हैं, और सीधा सीधा इसका असर सत्ता पक्ष पर पड़ेगा, सरकार पर पड़ेगा, और वो जो दबाव है उसका सीधा असर मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी साफ नजर आएगा। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि एक वोट करेगा चोट, ये एक ऐसा जुमला हुआ करता है निर्वाचन आयोग का, जो अक्सर चुनाव में सुनाई देता है। लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर हम बदल दें तो यानी एक विधायक जो है वो बड़ी चोट पहुंचाने वाला है सरकार के ऊपर में, और हो सकता है कि जो अभी तक कमजोर विपक्ष की खिल्लियां उड़ा रहे थे, जो कमजोर विपक्ष की दुहाई दे रहे थे सत्ता पक्ष वाले लोग, अब उन्हें एक विधायक जो है वो विधानसभा में कड़ी टक्कर देता नजर आएगा। वो उनकी नीतियों पर भी सवाल करेगा, उनकी रणनीतियों पे सवाल करेगा, उनकी सोच और मंसूबे पर सवाल करेगा, और सवाल करेगा कि जो चुनावी वादे करके ये सत्ता में पहुंचे हैं एनडीए के तमाम दल, वो आगे किस तरीके से उन वादों को पूरा करे, उसके लिए भी दबाव बनाते हुए प्रशांत किशोर नजर आएंगे। और साथ ही दबाव बढ़ेगा सम्राट चौधरी पर भी, क्योंकि एक इकलौता ये चुनाव था जो कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ, और यहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, और लगातार जो सवाल उठा रहे थे प्रशांत किशोर, उस पर मुहर लगा दी है बांकीपुर की जनता ने। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। नमस्कार। धन्यवाद जी।